अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज AS 5 कोर की दैट इज़ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ये टॉपिक्स कवर अप किए थे। सेकंड क्लास में हम ये कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रेडिट रिस्क क्या होते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और कंपनी में जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी के आपने एग्जांपल डिवेंचर्स खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे और कंपनी को कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी सच एज़ उसके पास उस कंपनी को लॉस हो गया, ऑपरेशनल फेलियर्स की वजह से लॉस हुए एंड कंपनी इज़ नाउ नॉट इन द पोजीशन टू रीपे योर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है कि ड्यू टू एनी रीज़न कंपनी आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आपको रीपे नहीं कर पा रही है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। नाउ कंसंट्रेशन रिस्क क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कर रहे हो तब तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह की है, ठीक है, आपने सिर्फ एक ही कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, अब क्योंकि अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही जगह डाल दिया, एक ही कंपनी के शेयर में डाल दिया, तो तब आपको जो रिस्क फेस करना पड़ सकता है वो है कंसंट्रेशन रिस्क। इसलिए यू शुड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब आपको कभी भी सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स खरीद के नहीं रखने हैं, आपको अपना पैसा अलग अलग डाइवर्सिफाई करना है। ओके, तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होते हैं। देखिए, कंपनी की ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी या मिसमैनेजमेंट की वजह से या ऑपरेशनल फेलियर की वजह से अगर कोई रिस्क हमें होता है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस ढंग से अच्छे से रन नहीं कर पा रही, उसकी मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से जो नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर को, वो एक ऑपरेशनल रिस्क है। नाउ अब जब हमने रिस्क की बात कर ली है, ठीक है, तो रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे तरीक़ों से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाई में बाद में आएंगे, पहले देखते हैं रिस्क को हैंडल कैसे कर सकते हैं। देखिए, या तो आप रिस्क को अवॉइड करो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट मत करो, आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो। आप अगर रिस्क लेना ही नहीं चाहते, रिस्क अवॉइड करना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए हायर रिटर्न्स, ठीक है, देन आप FD में पैसा लगाओ, ठीक है, आप RD में लगाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाओ, ठीक है, PPF में लगाओ, जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपको रिस्क चाहिए देन यू हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म गोल कि उसको इन्वेस्ट क्या करना है और कैसे करना है। तो रिस्क को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आइदर मैं रिस्क को अवॉइड करूं, मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट ही ना करूं, या मैं कंट्रोलिंग करूं। ठीक है, कंट्रोलिंग मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट करी है बट नाउ यू आर टेकिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस योर लॉसेस। ठीक है, कंट्रोलिंग मीन्स आप रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। एक्सेप्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने मान लिया कि हाँ अब तो रिस्क होना ही है, तो आपने इन एडवांस में ही अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो कंपनी, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं, रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कल को मेरा एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने की वजह से उस एम्प्लॉय को जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होगी, एडवांस में ही कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया, अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस उस बेनिफिट दे दिया उसको। ठीक है, इसी को सेल्फ इंश्योरेंस भी कहते हैं। बहुत ध्यान से ये पॉइंट नोट करना कि सेल्फ इंश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्क। ठीक है, मैं सेल्फ इंश्योरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या है, इट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक by which a person or business accept financial responsibility for losses associated with the specified risk। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बिजनेस या कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर द लॉसेस। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया और अकॉर्डिंगली उसने सेल्फ इंश्योरेंस कर लिया। ट्रांसफरिंग रिस्क का मतलब क्या है, आपने अपने रिस्क को ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस है। ठीक है, मैंने अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर लिया, मैंने इंश्योरेंस बाय किया, अपने रिस्क को ही ट्रांसफ़र कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन, अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्या है, देखिए डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क को हैंडल करने का तरीका है। तो रिस्क कैन बी हैंडल्ड थ्रू आइदर अवॉइडिंग रिस्क और कंट्रोलिंग और एक्सेप्टिंग और ट्रांसफरिंग और डाइवर्सिफाइंग। ठीक है, सो देयर आर दीज 5 टूल्स वी हैव। तो रिस्क अगर आपको हैंडल करना है, या तो अवॉइड करोगे, या कंट्रोल करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, या डाइवर्सिफाई करोगे। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, मैं अगर
रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं एफडी में इन्वेस्ट करूँगा, आरडी में इन्वेस्ट करूँगा, मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट अगर मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूँ कि हर साल मुझे 15 से 20% का रिटर्न मिले, ठीक है, एस्टिमेशन है, अप्रॉक्स मुझे 15 से 20% का मिले, ये 15 से 20 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा। बट मैं अगर अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं किसी एक कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदूँगा। मैंने 3 कंपनियाँ सिलेक्ट करी, ए बी सी, तो 3 कंपनियों के शेयर्स में ख़रीद रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर कल को मुझे कंपनी ए से लॉस भी हुआ, ठीक है, तो कंपनी बी और सी मुझे रिटर्न दे देगी, तो मैं अपने उस लॉस को कवर अप कर लूँगा। कंपनी सी से मुझे लॉस होता है तो कंपनी ए और बी से प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट मेरे उस लॉस को ऑफसेट कर देगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है, आपने किसी एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट किया। आपने सिर्फ एग्जांपल, आपने शेयर्स में पैसा नहीं लगाया, आपने शेयर्स में, बॉन्ड्स में, पीपीएफ में, आपने लाइफ इंश्योरेंस में, अलग अलग जगह अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डाइवर्सिफिकेशन जब आपने कर दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने रिस्क को आपने मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब ये हेजिंग क्या होता है बच्चों, तो हेजिंग हमेशा 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन, ठीक है, यहीं मैं लिख देता हूँ स्पेकुलेशन। तो दोनों चीज़ों को हमेशा एक साथ समझेंगे। अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाले रिस्क को किसी और कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेजिंग, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी ने घर लिया है, ठीक है, किसी ने घर लिया है बीच के आसपास। अब उसको लगता है कि कल को अगर फ्लड आई तो हो सकता है उसके घर में नुकसान हो जाएगा, ठीक है, घर टूट भी सकता है, तो उसने होम इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब देखो, घर उस इंडिविजुअल की प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरवीन किया है या एक और इन्वेस्टमेंट कर ली जो है होम इंश्योरेंस, ठीक है। तो हेजिंग क्या है, जब आप अपनी एक प्राइमरी इन्वेस्टमेंट को या किसी भी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अनदर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। इंश्योरेंस इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। जहाँ भी हेजिंग वर्ड आता है याद रखना, हेजिंग का मेन पर्पस होगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी रिस्क और लॉस। तो जहाँ पर भी लिखा हो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी रिस्क और लॉस, इट मीन्स वी आर डूइंग सम हेजिंग इनिशिएटिव। स्पेकुलेशन क्या है, बिल्कुल उल्टा है। जहाँ हम हेजिंग करते हैं रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए, स्पेकुलेशन किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट सम गेन्स और प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मुझे प्रॉफिट हो, गेन्स हो, ठीक है, मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ, या एक एग्जांपल, मैंने एक मार्केट से मैं इन्वेस्टमेंट करी सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेकुलेशन इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू अर्निंग सम गेन्स और प्रॉफिट इन योर इन्वेस्टमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नाउ अब ये वेरिएंस क्या है बच्चों, वेरिएंस से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब हमने रिस्क की बात करी है, रिटर्न्स की बात करी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ एन एसेट एज कम्पेयर्ड विद इट्स मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए, रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है कि जो रिटर्न्स मैंने एक्सपेक्ट किए उससे रिटर्न्स कम आए। एग्जांपल, मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था इन्वेस्टमेंट पे कि मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है, बट रिटर्न आया कितना, 6% का रिटर्न आया। तो 15% एक्सपेक्टेड था, 6% एक्चुअल है, तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 15 से 6% हो जाएगा, वो एक रिस्क है। और क्यों हुआ ये रिस्क, मैंने फेस क्यों किया, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स फ्लक्चुएट हुए, दैट्स वाई। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है, ठीक है, मेजर क्या करता है, मेजर करता है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, कि रिटर्न्स के अंदर क्या वेरिएशन आएगी, क्या फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ एन एसेट एज कम्पेयर्ड विद इट्स मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरेटिवली कितना वेरिएशन आया, कितना फ्लक्चुएशन आया, ओके। और वहीं अगर वेरिएंस की बात करें तो सिंपल भाषा में अगर मैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को दोनों को कंपेयर करूं तो वेरिएंस कैसे निकल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक और तरीके से निकल सकता है कि आप वेरिएंस की आप स्क्वायर रूट कर दो वेरिएंस का, ठीक है। जैसे ही आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन,
ओके, अब ये बेटा क्या है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप रिस्क और रिटर्न समझ रहे हो तो बेटा होता क्या है? बेटा इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क, ये हमने ध्यान रखना है। बेटा एक रिलेटिव मेजर होता है, और बेटा को अगर समझे तो बेटा ध्यान रखना, बेटा हमेशा सिस्टमेटिक रिस्क जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक रिस्क, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। बेटा हमेशा कहाँ आएगा? जब हम सिस्टमेटिक रिस्क को लेके चल रहे हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जब मुझे ओवरऑल मार्केट एक्टिविटीज़ से रिस्क फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क को एनालाइज करोगे तो फिर वो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होगा। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट के रिस्क की बात करते हो देन इट विल बी अ सिस्टमेटिक रिस्क। और बेटा होता क्या है? बेटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। देखिए हमेशा ध्यान रखना, आप नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं? जो रिस्क हमें ओवरऑल मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, मार्केट एक्टिविटीज़ की वजह से, मैक्रो फैक्टर्स की वजह से फेस करना पड़ता है। और ये इस ओवरऑल मार्केट रिस्क को अगर मैं देखूं तो ये इसको और क्या बोला जा सकता है? सिस्टमेटिक रिस्क। और सिस्टमेटिक रिस्क को अगर मैं क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करूं तो मैं बेटा की हेल्प से कर सकता हूं, ठीक है। तो बेटा क्या है? बेटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। और हमेशा हमें याद रखना है कि सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, मतलब इन्वेस्टर कुछ भी कर ले उसको सिस्टमेटिक रिस्क फेस करना ही पड़ता है, उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीकेशंस क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू बेटा ऑफ अ स्टॉक। अब देखो बेटा की ना अलग अलग वैल्यूज़ निकलती है, अगर आप क्वान्टिटेटिवली निकालोगे सो बेटा कैन बी 1, 1.2, 0.8, 0, 0 से 1, 1, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो बेटा अगर 1 है तो इसका मतलब है कि जो मेरे स्टॉक का रिटर्न है वो मार्केट के एग्जैक्टली मूव कर रहा है, मतलब जितना मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है उसका एग्जैक्टली मेरे स्टॉक के रिटर्न के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बेटा 1.2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे मार्केट के कंपैरेटिवली मेरा रिटर्न, स्टॉक रिटर्न 20% रिस्कियर है, ठीक है। तो 1.2 की बेटा की वैल्यू है तो इट मीन्स इट इज़ 20% रिस्कियर देन मार्केट। वहीं अगर बेटा की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, 1 का मतलब तो है कि जो मार्केट में चेंज आया है एग्जैक्ट मेरे रिटर्न के अंदर भी आया है। 1 मीन्स स्टॉक मूव्स एग्जैक्टली विद द मार्केट। वहीं 1.2 का मतलब है 20% रिस्कियर देन द मार्केट, ठीक है, कि 20% रिस्कियर मतलब है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसके कंपैरेटिवली 20% फ्लक्चुएशन मेरे रिटर्न्स में भी आ रहा है, ठीक है, 20% रिस्कियर देन मार्केट। 0.8 का मतलब क्या है? 20% लेस रिस्कियर देन मार्केट, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है बेटा। और हाँ, अगर बेटा 0 हो जाए इसका मतलब कोई इन्फ्लेशन नहीं है, इसका मतलब आपने कैश होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। और जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं वो बेटा 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है हमने। तो हम ये भी सब कह सकते हैं कि अगर बेटा 0 से 1 है तो इसका मतलब जो वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लो है। वहीं अगर बेटा 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो मेरा स्टॉक है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मोर वॉलेटाइल है, ठीक है। तो 0 मतलब कोई चेंजेस नहीं है, आपने कैश होल्ड करके रखा हुआ है, नो फ्लक्चुएशन, नो इन्फ्लेशन। 1 का मतलब है एग्जैक्टली मार्केट के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, स्टॉक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। 0 से 1 है तो इसका मतलब लो वॉलेटिलिटी है, लो फ्लक्चुएशन है। ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर फ्लक्चुएशन है। चलिए बच्चे, टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी को फर्दर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नोट्स मैंने चैप्टर वाइज बना रखे हैं जो आपके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बाय।